अब एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर पी फनी शेखर हैं। फनी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। अच्छी शुरुआत हुई आज भारतीय बाजारों की। 54 अंक ऊपर निफ्टी है, 8700 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, 8711 पर। यह बढ़त कितनी सस्टेन होती है आप देख रहे हैं आगे चलकर, कीपिंग इन माइंड कि अगले हफ्ते से अर्निंग सीजन की भी शुरुआत हो जाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि अर्निंग सीजन में ऐसा कुछ बड़ा नेगेटिव या पॉजिटिव सरप्राइज नहीं है जो मार्केट को एक नई दिशा दे सकता है। हाँ, ये जरूर होगा कि जब हम मई के महीने में जाएंगे और बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों के नतीजे आएंगे, तो वहां पर ये दिलचस्प होगा ये जानना कि मैनेजमेंट्स का आउटलुक क्या है, और वो जरूर एक हद तक जो है मार्केट को एक नई दिशा दे सकता है, किसी भी और आगे ऊपर या नीचे। तो मुझे लगता है तब तक जो भी नतीजे आएंगे वो बहुत हद तक, जैसे फ्रंटलाइन बैंक्स हैं या फ्रंटलाइन आईटी कंपनीज हैं, इन सब के नतीजे प्रिडिक्टेबल हैं और मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ बाजार विशेष कोई डायरेक्शन लेगा। जो हमने देखा अभी, जो देख रहे हैं फिलहाल, वो ये है कि एक स्टीप फॉल के बाद हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसी तरीके से हम चलते रहेंगे और एक स्टॉक स्पेसिफिक हम एक्शन देखना शुरू कर देंगे जैसे ही अर्निंग सीजन आएगा। लेकिन ओवरऑल इंडेक्स पे मुझे नहीं लगता कि कुछ विशेष आप मूवमेंट देखेंगे। जी फनी, एग्जैक्टली आपकी बैंक्स पर अप्रोच क्या है? क्योंकि अब तक, अब से पहले की जो स्थिति थी वो यथास्थिति थी, यानी कोई बड़े डेवलपमेंट्स नहीं हो रहे थे। नया फाइनेंशियल ईयर, जो क्रेडिट ऑफटेक है अमूमन इसमें इस दौरान बढ़ता है शुरुआती 2 क्वार्टर्स में। अब आपको अपने जो बेस रेट हैं वो भी घटाने पड़ रहे हैं। आपने काफी समय से डिपॉजिट रेट्स जो हैं वो घटाना शुरू कर दिए थे। एग्जैक्टली आप देखें तो डायनेमिक्स हैं वो धीरे धीरे बदल रहे हैं। यहां से Q1 में, Q2 में एग्जैक्टली आप लोग बैंक से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बैंकिंग स्टॉक्स पे क्या अप्रोच लेके चलना चाहिएगा? देखिए, अगर आप रिलेटिवली देखें तो प्राइवेट बैंक्स खासकर एक ऐसा सेगमेंट है जो अभी भी काफी सेफ सेगमेंट है पूरी मार्केट में। अगर आप विशेष इस सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो मुझे लगता है कि अगेन स्पेसिफिक बैंक्स जो फ्रंटलाइन प्राइवेट बैंक्स है वो आपको करीब 18 से 22% के बीच में जो है ग्रोथ दिखा सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी स्टेबल होगी और एसेट क्वालिटी में आप कुछ विशेष मूवमेंट नहीं देखेंगे, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि जितनी एनपीए बननी थी पिछले दिनों वो बन चुकी है। चूंकि पिछले 2 साल में कुछ विशेष लेंडिंग खासकर टर्म प्रोजेक्ट्स में हुई नहीं है, तो वहां से एनपीए का सवाल नहीं था। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बड़ी प्राइवेट बैंक्स ने, खासकर जो वेल रन है, उन्होंने अच्छी प्रोविजनिंग करके रखी है। तो वहां पे दिक्कत केवल ग्रोथ की हो सकती है कि ग्रोथ क्या दूसरी तिमाही से आएगी या चौथी तिमाही से आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि एसेट क्वालिटी के लिए अभी भी वहां कुछ विशेष चिंता की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि वहां अभी भी निवेशक डिक्लाइंस पे निवेश कर सकते हैं। वो एक काफी सेफ सेगमेंट होगा और मुझे लगता है वो सेगमेंट ऐसा है जो आपको अभी भी साल दर साल 18 से 20% का ग्रोथ दे सकता है। जी फनी, अभी हम अर्निंग सीजन की बात करते हैं। मैं प्रिसाइसली 2 सेक्टर पर आपके कमेंट्स लेना चाहते हो, आईटी और दूसरा एफएमसीजी। आईटी के संदर्भ में हम ऑलरेडी काफी डिस्कशन अब तक ज्यादातर एनालिस्ट लॉबी सभी कर रहे हैं कि क्रॉस करेंसी वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट नंबर्स पर दिख सकता है। एफएमसीजी में रूरल डिमांड में स्लगिशनेस का इम्पैक्ट जो है वो Q4 नंबर्स पर रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑलरेडी इन प्राइसेस पर फैक्टर्ड नहीं, या फिर आप मानते हैं कि जब अर्निंग सीजन आएगा तो शायद बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना दिखे? देखिए, आईटी में बहुत हद तक फैक्टर्ड है, क्योंकि बहुत सारी मिड कैप आईटी कंपनियों ने इस बात का कॉशन दिया था कि क्रॉस करेंसी इंपैक्ट आएगा। तो मुझे लगता है कि आईटी के वैल्यूएशंस में फैक्टर्ड है। अगर आप एक टीसीएस को निकाल दें तो इवन जो बड़ी आईटी कंपनियां हैं उनकी वैल्यूएशन 13.5 से 16 टाइम चल रही है 1 ईयर फॉरवर्ड। FY 16 की बात कर रहा हूं मैं, 17 तक तो पहुंच भी नहीं रहा हूं। तो और हम करीब 18% के आसपास की ग्रोथ तो वहां एक्सपेक्ट करते ही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप क्वार्टरली फिनोमिनन को छोड़ दे जो कि एक क्रॉस करेंसी इंपैक्ट होगा, तो अच्छी बात इनके लिए ये है कि इनकी जो मदर मार्केट है यूएस, वो इंप्रूव हो रही है और ये बहुत अच्छी बात है इनके लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए। तो मुझे लगता है कि आईटी एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे कि आप निवेश कर सकते हैं। जहां तक एफएमसीजी का सवाल है, वहां पर यह जरूर है कि रूरल कंजम्पशन का जो है सीधा एडवर्स इंपैक्ट, जैसा कि पिछले क्वार्टर में हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट्स में देखा, उसका सीधा इंपैक्ट जो है एफएमसीजी कंपनियों के पे नतीजों पे गिर सकता है और वहां पर जरूर वैल्यूएशंस को लेकर निवेशकों को चिंता होनी चाहिए। इस बीच देखिए, एक स्टॉक बताया था मैंने आपको, मिर्जा इंटरनेशनल, उसके बाद बनाया बीजे एनर्जी सिस्टम। एक और स्टॉक मैं आपको बताना चाहता हूं, और आई थिंक आर्ली चार्ट्स पे देखिएगा
एक स्टॉक जो कि शायद बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के लिए तैयार हो रहा है, लेट्स टेक डिशमैन फार्मा। आज दीपाली इनफैक्ट 5 बार बोल चुके हैं फार्मा में तेजी है, 5 में तेजी है। आप एक डिशमैन फार्मा पे नजर रख के चलिएगा। मैं इनफैक्ट मेरे स्क्रीन पर आर्ली चार्ट्स पे देख रहा हूं, आर्ली चार्ट्स पे एक लेवल जो बड़ा क्रिटिकल है, यहां से 75 पैसे ऊपर है, देयर इज आई थिंक 180 निकलने के बाद राकेश मैं आपकी अप्रोच जाना चाहूंगा। देखिए ये काउंटर वाइल्ड स्विंग देता है, ये वाइल्ड स्विंग देने के लिए अगर आप देखें सक्षम है। क्या 180 के बाद जो नेक्स्ट 10 रुपए होंगे पॉसिबल मूव टुवर्ड्स 190, वो बहुत फास्ट होगा, बहुत एग्रेसिव होगा। अब देखिए बात करते करते शायद 180 पे आ चुका है। क्या 180 के बाद अगर डिशमैन फार्मा बहुत छोटे से अगर आप समय में आपको 190 192 तक का मूव दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं हुई होगी। मेरे ख्याल से आर्ली चार्ट्स पे 60 मिनट चार्ट्स पे 180 क्रिटिकल था। बिल्कुल वीरेंद्र, चार्ट्स देखे मुझे ऐसा लगता है कि 192 194 के लेवल्स मुमकिन है, और मेरा ऐसा मानना है कि 192 194 के लेवल्स के लिए इसको बाय करना चाहिए। और अगर ये लेवल्स टूटते हैं, जिसकी संभावना है, तब स्टॉक के अंदर एक अच्छी रैली टुवर्ड्स 224 भी देखने को मिल सकती है। डिशमैन फार्मा में नजर रखिएगा। आई थिंक 60 मिनट चार्ट्स पर आप देखें, जिस प्राइस परफॉर्मेंस की मैं उम्मीद कर रहा था एग्जैक्टली अगर आप देखें ठीक वैसे ही बिहेव कर रहा है। अब 181 पर 181 पर हल्का सा अगर आप देखें सप्लाई जोन जो है 60 मिनट चार्ट्स पे वो 181 20-30 के आसपास है, तो नजर रखिए चलिएगा। डिशमैन फार्मा अब 181.30 पे करीब करीब 5 रुपए ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट 10 रुपए का मूव जो है वो ड्यू है यहाँ पे। खैर एग्जैक्टली फार्मा में आपकी अप्रोच क्या है, क्योंकि देर सवेर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद इन स्टॉक्स पर अगर आप देखें बीइंग एक्सपेंसिव बीइंग अर्निंग प्लस ये तमगा जड़ जाता है। आपकी अप्रोच क्या होगी इस वक्त फार्मा स्टॉक्स पर? लार्जली सकारात्मक होगी, क्योंकि वहां पे मैं अभी भी देख रहा हूं कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अभी भी अलाइव हैं। अगले 1.5 से 2 साल काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है पूरी फार्मा स्पेस के लिए। बहुत सारी मिड कैप फार्मा कंपनियों के सामने जो है नेक्स्ट लेवल में जाने का मौका है। देखिए, एक होता है कि आप ग्रो करते रहें, दूसरा होता है कि आप किस तरीके से कंपनी को ट्रांजिशन कर सकते हैं एक बड़ी कंपनी में, और वैसा बेहतरीन मौका मैं 3-4 कम से कम मझोली फार्मा कंपनियों में देख रहा हूं। तो मैं महसूस कर सकता हूं कि क्यों मार्केट इनको लेके एक्साइटेड है। हाँ, ये जरूर है कि मोमेंटम में निवेशक क्या इनमें चढ़ के निवेश करे या फिर डिक्लाइंस का इंतजार करे, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जब भी मार्केट में बाकी सेक्टर्स चलने लगते हैं तो कई बार ये फार्मा स्टॉक्स आपको मौका देते हैं। तो मेरी राय ये होगी कि निवेशक इसमें डिक्लाइंस का इंतजार करें एंट्री के लिए, और जिनके पास है वो होल्ड करें। मुझे लगता है अगले 6 महीने से 1 साल के बीच में आपको और भी बेहतरीन रिटर्न्स मिल सकते हैं। जी राकेश, शुक्रिया आपका, शामिल हुए शो में आप और सभी स्टॉक्स पर आपने अपने कमेंट्स रखे। अमरीश, आपसे आखिरी सवाल होगा, प्राइवेट बैंक्स में ही अगर इस साल की शुरुआत से हम देखें तो एक डाइवर्जेंस दिखा है। एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स ने अच्छे खासा रिटर्न डिलीवर किए, वहीं आईसीआईसीआई बैंक अंडर परफॉर्मर रहे हैं। तो अभी प्राइवेट बैंक्स में स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पर एनपीए की पिक्चर थोड़ी बेहतर है पीएसयू बैंक्स के मुकाबले, आप कैसे पोजीशन बनाने की सलाह दे रहे हैं या फिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्पेशली इन प्राइवेट बैंक्स? No, clearly private sector banks are a buy as compared to the PSU space जहाँ पे काफी NPA issues रहेंगे at least for the foreseeable quarter. So my recommendation would be among the larger ones, basically buy ICICI Bank more from a trading point of view, Axis Bank and Kotak Mahindra Bank from a investment angle. Among the mid cap ones, I would say IndusInd, and among the smaller ones DCB. I mean, these would be my recommendations as far as private sector banks go. चलिए अमरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी शेयरों पे इंडस्ट्रीज पर रखिए आपने। राकेश जी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया। डिशमैन फार्मा को देख लेते हैं, अभी 179 पे जिक्र किया था, 183.60 का हाई लगा क्या है, 184 का हाई लगा क्या है, नजर रखिए इस स्टॉक पे। खैर फड़ी, मैं बीएचएल की बात करना चाहूंगा आपसे। बीएचएल के जो प्रोविजनल आंकड़े आपने देखे, उसको देखने के बाद आपको लगता क्या है, किस स्टेट में ये कंपनी है? हम नहीं छोड़ सकते, अगर आप देखें अपना जो कैपिटल गुड्स का डिस्कशन है बीएचएल के बिना, ये बुरा दौर था, रिजल्ट्स काफी खराब थे, हर पैरामीटर्स पे काफी खराब रहे हैं शुरुआती 3 क्वार्टर्स के। एग्जैक्टली एट 235 में हर शख्स से ही पूछ रहा हूं कि ये बुरा दौर फैक्टर इन हो चुका है या फिर अभी वर्स्ट बाकी है? ये सवाल मुझसे? जी हाँ, आपसे। देखिए, कैपिटल गुड्स ब्रॉडली मुझे लगता है कि अभी भी उसमें काफी वक्त लगेगा रिवाइवल में, क्योंकि अमूमन ये होता है कि इकोनॉमिक रिकवरी जब नीचे से शुरू होती है तो काफी आप एक ऑलमोस्ट एक यू टाइप की रिकवरी देखते हैं। वैसी रिकवरी मुझे नहीं लगता कि भारत में होगी अगले 2 साल में, ये ग्रेजुअल रिकवरी होगी। और हुआ ये है कि पिछले 9 महीने में, खासकर जब से नई सरकार चुन के आई है उससे थोड़ा सा पहले से,
निवेशकों ने कैपिटल गुड्स को बहुत ऑप्टिमिस्टिकली अपने पोर्टफोलियोज का हिस्सा बनाया है, जिसके चलते ये सारी कंपनियां जो हैं इनकी वैल्यूएशन फंडामेंटल से करीब 1 साल 1.5 साल आगे चल रही है। तो फिर होता यह है कि जब नतीजे डिसअपॉइंट करते हैं तो करेक्शन लाजमी लगता है। तो मुझे लगता है कि कैपिटल गुड्स में अभी भी जो है काफ़ी ग्राउंड पे सिचुएशन का इम्प्रूव होना बाकी है, और वो जब होगी तब जाके ये वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करेगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे निवेशकों को बहुत ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है, और केवल कैपिटल गुड्स में ना निवेश करके आप एक डाइवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में निवेश करने की सोचे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी, एक बार आरएससी को भी देख लेते हैं। आज आरएससी का ओएफएस खुला है, अभी करीब आधा फीसदी ऊपर ट्रेड कर रहा है, 322.60 के स्तर पर आरएससी का शेयर। पहला पीएसयू है जो कि जिसने मार्केट को हिट किया है इस करंट फाइनेंशियल ईयर में। अगर ओएफएस की बात करें और आरएससी के बाद बहुत सारे डाइवर्समेंट कैंडिडेट्स हैं जो कि लिस्ट में शामिल हैं, बीएचईएल, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, नाल्को, इसके अलावा एनएमडीसी, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि जिनमें विनिवेश आगे चलकर होगा। फनी, आपके कमेंट्स क्या हैं? क्या एक रिटेल इन्वेस्टर की अप्रोच इस डाइवेस्टमेंट ड्राइव में बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक होनी चाहिए जिन भी कंपनीज में विनिवेश होगा? आरएससी पर खासतौर पे आपके कमेंट्स क्या होंगे? आज ओएफएस खुला है, 322 पर अभी ट्रेड कर रहा है, 315 को ओएफएस का जो फ्लोर प्राइस है वो तय किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो सरकार को जो है हार्दिक अभिनंदन कि उन्होंने सारे इश्यूज को आखिरी क्वार्टर में बंचअप करने की बजाय नए साल की शुरुआत में पहले हफ्ते में ही एक डाइवेस्टमेंट इशू ले आए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन शुरुआत है। तो एक भारत के नागरिक होने के नाते मुझे इस बात की खुशी है। जहां तक एक मैं निवेशक का जामा पहन के अगर देखूं तो बहुत सारी ये जो कंपनियां हैं ये अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन यहाँ पे जो है रिकवरी में सबका अपना अपना अलग डायनामिक है, सबका अलग अलग समय लगेगा। तो ये जो इश्यूज हैं ये उन निवेशकों के लिए हैं जो लंबी अवधि तक इंतजार कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप इसको जो है ऑफर फॉर सेल में खरीदें। मुझे लगता है कि सेकेंडरी मार्केट में अगर आप इंतजार कर सकते हैं लेने के बाद, तो मुझे लगता है लेने के पहले भी आपको इंतजार करने का जो है मादा रखना पड़ेगा। और अगर ये स्ट्रेटेजी आप अपनाएं कि लेने के पहले इंतजार करें, तो मुझे लगता है सेकेंडरी मार्केट में आपको टाइम टू टाइम और भी बेहतर भाव मिल सकते हैं। तो कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इन ओएफएस में पार्टिसिपेट करें रिटेल निवेशकों के लिए, लेकिन कंपनियां अच्छी हैं और मुझे लगता है आपको सेकेंडरी मार्केट में बेहतर दाम जब मिलेंगे आप तब इनमें पार्टिसिपेट करें और लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। और आप लोगों ने जो हाउस अप्रोच है वो सीमेंट स्टॉक्स पे क्या रखी है? हमने सीमेंट स्टॉक्स का अगर आप देखें प्राइस बिहेवियर Q2 Q3 में काफी अच्छा खासा देखा। ACC, अंबुजा, अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ की प्राइस परफॉर्मेंस काफी अच्छी खासी रही। अगर मैं फरवरी के प्राइस बिहेवियर की तुलना में अब के प्राइस बिहेवियर की बात करूं तो अभी भी 7-8-9% का फ्रैक्शन है। क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको सीमेंट में इस वक्त अच्छा लगता है? देखिए, अगेन सीमेंट में जो बड़ी सीमेंट की कंपनियां हैं वो सबसे ज्यादा फेवरेबल पोजीशन में है इन्वेस्टमेंट साइकिल जब भी शुरू होगी उसका फायदा लेने की। लेकिन अगेन प्राइस टू परफेक्शन है, तो वहां मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री जैसी रिकवर होगी आपको इंडस्ट्री की वहां ग्रोथ दिखेगी। तो कुछ सिलेक्टिव मिड कैप सीमेंट कंपनियों पे निवेशक ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि सदर्न रीजन में जो कंपनियां हैं वहां पे आप विशेष ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि आंध्रा में जो है बहुत बड़ी तादाद में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। तेलंगाना में जो है वापस रिकवरी आप देखेंगे। कर्नाटक अगले 2 वर्षों में चुनाव मिल जाने वाला है, तो अक्सर हम देखते हैं कि लास्ट 2 इयर्स में गवर्नमेंट स्पेंडिंग विशेष करके बढ़ती है वहां पर। तो तमिलनाडु में हम देख रहे हैं कि कुछ एक्टिविटी है। तो साउथ बेस्ड जो सीमेंट कंपनियां हैं वो जो अंडर यूटिलाइजेशन पे करीब 50% से नीचे यूटिलाइजेशन पे काम कर रही हैं, वैल्यूएशन भी वहां ठीक लग रही है, तो वहां पे आप ध्यान दे सकते हैं। लेकिन इंतजार लंबा हो सकता है, पर मुझे लगता है रिटर्न्स भी अच्छे होंगे। जो इस बीच आप एक बार कोल इंडिया को देखिए, एग्जैक्टली अगर आप देखिए कोल इंडिया 371 रुपए 80 पैसे के स्तर पे यहाँ पे कोल प्राइस अगर आप देखें ऑलमोस्ट जो है 5 साल के अगर आप देखें सबसे अगर आप देखें तो लोवेस्ट लेवल पे है। और इनफैक्ट आप देखिए तो ये प्राइसिंग इशू जो है, हालांकि अगर आप देखिए डाइवर्जेंस है प्राइस पे और इनफैक्ट कोल प्राइसेस में, लेकिन अगर आप देखें 371.80 पे फनी संक्षेप में ये कोल इंडिया को एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल के तौर पे देखा जाता है। आपकी अप्रोच एज ए इन्वेस्टमेंट व्हीकल कोल इंडिया पर क्या होगी, बहुत संक्षेप में फनी?
अगर आप बहुत बड़ी तादाद में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में तो शायद ये शेयर आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं, 3-4% डिविडेंड यील्ड एक्सपेक्ट करते हैं और 12% की कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए आप तैयार हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन स्टॉक आपके लिए हो सकता है। जी चलिए फनी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने सभी इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक्स पे और सेक्टर्स पे यार की बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम शेयर में इतना ही, छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद आपके साथ होंगे मृत्युंजय। कमोडिटी मार्केट्स में आज की ओपनिंग कैसी होगी, क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी गोल्ड और सिल्वर पर, इस ब्रेक के बाद। नमस्कार। नमस्कार।